हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ है या फिर हम बात करें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे को हम लोग जो है मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो क्लासेस में लेंगे ताकि आप लोग बोर भी ना हो। काफ़ी लंबी वीडियोस बन जाती हैं हमारी। दोस्तों इस जो टेस्ट सीरीज़ की जो खासियत होगी, ये खासियत ये है कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी हम लोग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिस्कस नहीं होगा। इन 10 क्वेश्चंस में यहाँ पे आप लोग कई प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे को आप लोग बना सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे को जो भी बेसिक आप लोगों की नॉलेज होगी या बेसिक आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो भी क्लियर हो सकेगा। आई होप हम पूरी कोशिश करेंगे। इस पूरे जो हमारा ये पेपर हुआ था, ये जो पेपर है दोस्तों, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का 2021 में लास्ट टाइम पे पेपर हुआ था पंतनगर वाला, वो पेपर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ये सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे 100 के 100 वो डिस्कस करेंगे आप लोगों से। और यहाँ पे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो सकेंगे वो हमारी वीडियो से होंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये अधिक से अधिक लोग तक आप लोग फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या फिर कुछ भी होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से, जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा व्यापारिक खाता है उसके नाम पक्ष के व्यय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये बोलता है कि द एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो व्यापारिक खाता होता है दोस्तों, उसके जो डेबिट साइड है उसकी ये लोग इसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर को जनरली आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग के जो ऑप्शन है वो है परचेस अकाउंट या परचेस एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस। तो दोस्तों आप लोग स्वयं भी यहाँ पे आकलन करें, जिन लोगों ने ये पेपर नहीं दिया था, कि उनके ये क्वेश्चंस के आंसर्स कितने बन रहे हैं 10 में से 10। आप कमेंट करके भी बताएं जो अभी तैयारी में लगे पड़े हैं। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। चलिए पहले जनरली समझ लेते हैं कि जो आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट होता है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। जनरली यहाँ से भी आप लोग का क्वेश्चन बन जाता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। आप लोग ने देखा होगा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हम लोग जो है, जो हमारे लेजर बन जाते हैं उसके बाद जितने भी हमारी परचेजिंग होती है, जितने भी हमारा स्टॉक की परचेजिंग होती है, जितना भी हमारा जो भी हम परचेजिंग करते हैं, जो भी हमारा स्टॉक होता है उसकी उसको परचेजिंग से लेकर उसके बिकने तक की जो भी एक्सपेंसेस उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, वो आते हैं हमारे जो है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दोस्तों सारे एक्सपेंसेस आते हैं और जो भी हमारी सेल होती है और उससे जितनी भी इनकम होती है वो हमारे क्रेडिट साइड में आते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग समझे होंगे, ये एक तो ये कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों इसके डेबिट साइड में हम लोग क्या लेते हैं, जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जितना भी हमारा, जब भी हम लोग कोई परचेज़ करते हैं, कोई भी स्टॉक को परचेज़ करते हैं, उसको परचेजिंग से लेके उसको सेल तक बनाने तक का जो भी उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट साइड में लेते हैं। तो यहाँ पर को डेबिट साइड ही पूछी गई है ट्रेडिंग अकाउंट की। तो यहाँ पर को जो सबसे बेस्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का परचेजिंग एक्सपेंसेस या फिर क्रय संबंधी व्यय। और दोस्तों यहाँ पे स्थापना व्यय है, ये आप लोगों का जो है अगर आप लोग देखेंगे तो, और जो आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है और जो आप लोगों का विक्रय व्यय है ये आप लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें सेलिंग एक्सपेंसेस को, अगर हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वहाँ पे को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बनता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आप लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे को जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, परचेस एक्सपेंसेस। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का एडवांस अकाउंटिंग से संबंधित है। यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है, तो रॉयल्टी पेबल टू लेजी इज़ डेबिटेड। तो दोस्तों जो रॉयल्टी पेबल होता है यानी जो देय अधिकार शुल्क होता है, आहरित किया जाता है। कहाँ से आहरित किया जाता है कि जो, और कौन करेगा, किसके थ्रू होता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें रॉयल्टी अकाउंट की, तो रॉयल्टी अकाउंट में हम लोग दोस्तों यहाँ पे जनरली दो लोग होते हैं, एक होता है लेजी और एक होता है लैंडलॉर्ड दोस्तों। तो दोनों अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेजी जब भी उसको जो रॉयल्टी देनी होती है, तो जितना भी उसकी रॉयल्टी होती है उसके लिए लेजी भी अपने अकाउंट मेंटेन करता है और लैंडलॉर्ड भी करता है। यहाँ पे लेजी के थ्रू जो भी यहाँ पे को उसको रॉयल्टी पे हो रही है उसके संबंध में यहाँ पे आप लोगों को आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आप लोगों के, लैंडलॉर्ड अकाउंट है, कि रॉयल्टी अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नॉन ऑफ दिस। दोस्तों याद रखेंगे जब भी कोई रॉयल्टी पेबल होती है, तो रॉयल्टी पेबल होती है तो वो किसको की जाती है, वो की जाती है आप लोगों को लैंडलॉर्ड को। तो जब लैंडलॉर्ड को पे की जाएगी तो उसकी जो एंट्री बनती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू आप लोगों का टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे को ये एंट्री आप लोगों की होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अधिकार शुल्क खाते को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा
कि जो आप लोगों का डेबिट इसमें क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट होगा। दोस्तों यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखेंगे। लैंडलॉर्ड अकाउंट हमारा कब डेबिट होता है ये याद रखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कंडीशन कब आती है वो याद रखेंगे। दोस्तों लैंडलॉर्ड अकाउंट जो हमारा यहाँ पे को क्रेडिट होगा, आप लोग देखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और जब भी पे करेगा वो रॉयल्टी का पेमेंट करेगा तो यहाँ पे को रॉयल्टी अकाउंट हमारा उसके लिए एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस जब रॉयल्टी उसके लिए एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर को वो डेबिट हो जाती है। इस कारण से अगर हम लोग बात करें जो लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड को वो पेबल है, तो यानी वो उसकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो हम लोग यहाँ पर को उसे क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दोस्तों, ये कंडीशन दूसरी है, इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ये आप लोग का ब्रांच अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रांच अकाउंट से संबंधित है। यहाँ पे है क्या क्वेश्चन में, आप लोग देखें कि यहाँ पे बोला गया है कि जो गुड्स सेंड बाय द हेड ऑफिस, यानी ब्रांच जो प्रधान कार्यालय होता है उसके द्वारा गुड्स सेंड किए गए हैं, किसको, जो अन्य शाखाओं को सेंड किए गए हैं। तो यहाँ पे को बोल रहा है कि बट नॉट रिसीव बाय द ब्रांच अकाउंट टिल द क्लोजिंग डेट, तो जो अंतिम तिथि होती है क्लोजिंग डेट की उससे पहले जो है यहाँ पर को जो है माल नहीं पहुंचा है। तो ऐसी परिस्थिति में या इन केसेस में हम लोग को क्या करना है, किस अकाउंट को हम लोग जो है ऑफिस विल बी प्लेस क्रेडिट, तो यानी किस अकाउंट को हम लोग यहाँ पर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। प्रधान कार्यालय किसको क्रेडिट करेगा ये पूछा गया। दोस्तों याद रखेंगे जब भी कोई हेड ऑफिस किसी को माल सेंड करता है, यानी अन्य ब्रांचेस को, जो एक कोई हेड ऑफिस होता है, कोई हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, जो आप लोगों के अदर ब्रांचेस हैं तो अदर ब्रांचेस को क्या करेगा, माल सप्लाई करता है। अब जब माल सप्लाई करता है तो वहाँ पर कोई जनरल सी जो एंट्री बनती है वो होती है दोस्तों, वो होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट आप लोगों का टू आप लोगों का गुड्स जो है हम लोग सप्लाइड करेंगे, किसको, ब्रांचेस को करेंगे, ठीक है, टू ब्रांचेस को, ये एक जनरली एंट्री बनती है। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर को क्या हुआ है कि क्लोजिंग डेट आ चुकी है और अभी तक का उसकी सूचना नहीं मिली है और किसी परिस्थिति में वो नहीं पहुँचा है वहाँ, तो इसको क्या करेंगे, लास्ट डेट हो चुकी है और वहाँ पहुँचा भी नहीं है, तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाती है। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, गुड्स सप्लाइड जो होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पर को जो ब्रांच अकाउंट होगा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर को जो बनने वाला है वो हो जाएगा आप लोगों का ब्रांच अकाउंट, यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आप लोगों का बेसिक अकाउंटिंग से संबंधित कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे को बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, यानी दोस्तों जो लेखांकन की रूढ़िवादी जो अवधारणा है उस पर जो व्यापारिक स्कंध है वो मूल्यांकन किया जाता है। काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप लोग इसे अच्छे से याद रखें, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखेंगे जब भी रूढ़िवादिता जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पर को क्या किया जाता है, वहाँ पर को जो भी लागत या बाजार मूल्य होता है उसमें से जो भी उसकी वैल्यू कम होती है वहाँ पर को उसे मूल्यांकित किया जाता है। इसका जो है बी राइट आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों का जो 5th नंबर का है वो है हाई डेट इक्विटी रेशियो। दोस्तों डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, जनरली ये समझ लीजिए दोस्तों, किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट या फिर हम बात करें जो इसकी पोजीशन है, उसके पास जितना भी पैसा बचा है, यानी पैसा उसके अकाउंट में है, यानी उसकी बैलेंस शीट में कितनी उसके पास एसेट है, कितनी कैपिटल है, तो उसका जो परिणाम है उसको जो हमें सही स्थिति का वो कितने मतलब सही स्थिति में है या नहीं है, तो उसके लिए जो हमारा डेट और इक्विटी, यानी उसके पास कितनी उसकी पूंजी लगी है और कितना उसने ऋण ले रखा है, तो ये यहाँ पे को उसके लिए जो आप लोगों का रेशियो है वो हमें प्रेफर करता है, वो कौन सा है, डेट इक्विटी रेशियो। यानी यहाँ पे को हमें किसी भी कंपनी में ये बता सकते हैं कि उस कंपनी के द्वारा कितना ज़्यादा जो है ऋण ले रखा है, यानी डेब्ट यूज करा है, या फिर उसके जो कैपिटल लगी है, इक्विटी लगी है, वो कितनी है, वो हमें दर्शाता है डेट इक्विटी रेशियो, और वो कितने रिस्क में है ये हमें बताता है डेट इक्विटी रेशियो। यानी किस कंपनी की पोजीशन कितने रिस्की है, प्रेजेंट टाइम पे ये रिस्की है या नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डेट इक्विटी रेशियो होता है। तो दोस्तों अगर हाई डेट इक्विटी रेशियो होगा, यानी हाई डेट इक्विटी रेशियो का मतलब हो गया जितने भी हमारे पास कैपिटल है, जितनी भी हमारी इक्विटी है, और उसके प्रपोर्शन में हमने जो है डेट कितना ले रखा है, यानी ऋण कितना ले रखा है, वो प्रपोर्शन बताता है। अगर ये ज़्यादा आता है, जैसे मान लीजिए कैपिटल आप लोगों का, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों का 10 लाख रुपए कंपनी में है और इस 10 लाख रुपए में जनरली समझेंगे, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं आप लोगों की कंपनी में 10 लाख रुपये है, अब इस 10 लाख रुपये में अगर हम लोग देखें आप लोगों का अगर डेट यहाँ पे को आ जाता है, आप लोगों का डेट यहाँ पे 7 आ जाता है और इक्विटी आप लोगों का 1 आ जाता है, ठीक है, यानी 3 आ जाता है। हम बात करें डेट इक्विटी आप लोगों का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे को डेट इक्विटी रेशियो आप लोगों का ये बन जाएगा, यानी 3 अगर इक्विटी लगी है तो 7 वहाँ पे डेट है। यानी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे को हम लोग देखेंगे कि भाई आप लोगों का जो डेट इक्विटी रेशियो है ये हाई है। अब हाई है वो किस प्रोपोर्शन में, क्योंकि हमारे पास इक्विटी कितनी लगी है, 3, और जो डेट लगा है कितना, 7 लगा है।
तो यहाँ पे को डेट इक्विटी रेशियो हमें बताएगा। अगर डेट इक्विटी रेशियो जितना भी लो होगा दोस्तों, वहाँ पे जो है हमारी कंपनी का जो रिस्क होगा वो क्या होगा, लो होगा, याद रखेंगे। और जितना भी हाई होगा, और इस कंडीशन में जितना भी हाई अगर आता है तो यहाँ पर को रिस्क हमारा जो होगा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डेट इक्विटी रेशियो लो आता है तो उस कंडीशन में हमारा रिस्क भी लो होगा, और हाई होगा तो हमारा रिस्क भी हाई होगा। डेट इक्विटी रेशियो हमेशा क्या आना चाहिए, लो में होना चाहिए, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम में वो कंपनी है प्रेजेंट टाइम पे हाई डिग्री फाइनेंशियल रिस्क हम लोग उसे कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को डेट इक्विटी रेशियो का मतलब समझ में आया होगा। दोस्तों इसको सिंपल सी अगर हम लोग बात करें, अगर मान लेते हैं अगर हमारे पास 10 लाख रुपए किसी कंपनी, छोटी कंपनी की बात करें, 10 लाख रुपए की अगर उसकी टोटल ओवरऑल एसेट है, तो यहाँ पर को अगर हम लोग बात करें 6 उसका डेट लगा हो और हम बात करें इक्विटी उसकी लगी हो 3, तो इस केसेस में जो आ जाएगा, यानी हम लोग बात करें 2 पर उसकी 1, यानी 2 डेट पे उसकी 1 कैपिटल लगी हुई है, यानी 1 रुपये पे उसकी 2 कैपिटल लगी हुई है। इस तरीके से आप लोग समझेंगे यहाँ पे। तो यानी तो उसका रेशियो कितना आया, 2 आया। अगर ये रेशियो बढ़ता जाता है, अगर ये 3 हो रहा है या ये 4 हो रहा है, अगर ये लो हो रहा है, तो जितना कम होगा उस कंडीशन में उतनी कंपनी की स्थिति आप लोगों की ठीक होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों का है जो है, इन केस नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इन द अमाउंट टेम्परेली पुट टू। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे तलपट में न मिलने की राशि को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के पेपरों में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जब हमने लास्ट टाइम पे भी हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, यहाँ पे को हम लोग ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस हम लोग जनरली बनाते कब हैं, ट्रायल बैलेंस हम लोग तब बनाते हैं, जनरली हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसलिए कि जब हम लोग जितने भी हमारे खाते होते हैं, अकाउंट होते हैं, लेजर होते हैं, उनकी जो गणितीय शुद्धता को जांचने के लिए कि सही मेंटेन हुए हैं नहीं हुए हैं, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इस केसेस में अगर ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं मिलता है तो जो डिफरेंसेस राशि आती है वो अगर आती है, अगर वो मिनिमम राशि आती है दोस्तों, यहाँ पे ये भी याद रखेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। इसका राइट आंसर सस्पेंस अकाउंट है, यानी उचंती खाते में डाल देते हैं। अभी एक बात आप और याद रखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर जो तलपट में जो मिलने वाली राशि है, अगर दोस्तों वो अगर बड़े अमाउंट की है, यानी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो उसे हम लोग कहाँ डाल देते हैं, उसे हम लोग कैपिटल में डाल देते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है इंक्रीज व्हेन, जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है तो क्या होता है, यानी स्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन बतानी है हमें। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन है इसमें परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई बढ़े, जब या बात करें हम लोग उत्पादन की मात्रा घटे तब ऐसा होगा, या हम लोग बात करें उत्पादन की मात्रा बढ़े तब ऐसा होगा, या फिर हम बात करें परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई घटे। दोस्तों यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जब इंक्रीज करेगी तो ये कौन सी कंडीशन है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरली आप लोग याद रखेंगे, जब हमारी जो फिक्स कॉस्ट होगी, तो वो प्रति इकाई में वृद्धि होती है। किस कंडीशन में वृद्धि होगी, जब हमारा जो प्रोडक्शन होगा ना दोस्तों, जो हमारा प्रोडक्शन होगा, जब वो क्या हो रहा होगा, वो कम आ रहा होगा। यानी हम लोग बात करें प्रोडक्शन अगर हमारा निरंतर कम हो रहा हो, तो उस केसेस में हमारी जो होगी फिक्स एसेट हमारी बढ़ जाएगी। और अगर इसी केसेस में अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो हमारी फिक्स एसेट जो होगी वो क्या होगी, उसकी पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी वो कम होने लग जाएगी। तो ये भी बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो इस केसेस में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब उत्पादन की मात्रा घटती है, यानी हम बात करें प्रोडक्शन वैल्यू डिक्रीज जब हो जाती है, तो उस केसेस में स्थायी जो लागत होती है या फिक्स कॉस्ट जो होती है हमारी इंक्रीज़ करने लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो अगला आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है, व्हेन वन कंपनी गोज़ टू लिक्विडेशन एंड न्यू कंपनी इज़ फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द कंपनी विच गोज़ इन द लिक्विडेशन दिस कॉल्ड। दोस्तों एक कंपनी का जब समापन होता है या लिक्विडेट हो जाती है कोई कंपनी और इसे दूसरी कंपनी को बेचना, इसका निर्माण करना, जिसका निर्माण इसे क्रय करने के लिए ही किया गया होता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कई बार आ चुका है, रिकन्स्ट्रक्शन का। कंपनी जब रिकन्स्ट्रक्टेड होती है दोस्तों, रिकन्स्ट्रक्शन जब होती है कंपनी, तो उस केसेस में ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये किस कंडीशन में होता है, देखिए रिकन्स्ट्रक्शन जब कंपनी की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, कंपनी लिक्विडेशन की ओर होती है या कंपनी लिक्विडेशन ही कर रही होती है, तो उस केसेस में यहाँ पे 3-4 आप लोगों के पॉइंट आ जाएंगे। एक तो क्या आप लोग देखेंगे, एमलगमेशन क्या है, आप लोग सभी
यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में मैंने बोला कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में, और आप लोगों के बेसिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पर को क्लियर हो सकते हैं अगर आप लोग ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, आप लोग नोट भी करते चलें दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप लोग के 4 पॉइंट क्लियर होंगे इस एक क्वेश्चंस में। यहाँ पे आप लोग जानेंगे एमलगमेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, हम लोग इन सभी को डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग बात करते हैं, देखिए होता है क्या है, जब भी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होता है कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कंपनी को लिक्विडेशन करना होता है, यानी बात करें उसका समापन होना होता है, तो दोस्तों कई कंडीशन होती हैं। एक तो क्या होता है कि जब कोई बिज़नेस सेम होते हैं, ए और अगर हम बात करें ए और बी कंपनी के अगर बिज़नेस सेम है, और ये क्या करते हैं, सेम बिज़नेस एक नई कंपनी खोल देते हैं, इस केसेस में ये सी कंपनी को खोल देते हैं, तो क्या होता है, बिज़नेस में सेम होता है और नई कंपनी खुल जाती है, तो इसको तो हम लोग कहते हैं क्या, एमलगमेशन। तो याद रखेंगे, जब कोई सेम बिज़नेस होता है और कंपनी क्या करती है, यहाँ पर को जब सेम बिज़नेस होता है, दोनों कंपनी कंपटीशन को कम करने के लिए, और जो है जब सेम ही बिज़नेस होता है तो वो क्या करते हैं, दोनों मिल जाते हैं और एक नई कंपनी रिफॉर्म कर देते हैं, और उनका बिज़नेस सेम होता है, तो इसको हम कहते हैं एमलगमेशन या एकीकरण। और इसी केसेस में अगर कोई एक छोटी कंपनी है, हम बात करें इसी केसेस में कोई छोटी कंपनी है और यहाँ पर कोई सेम बिज़नेस वाली बड़ी कंपनी है, तो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी क्या करती है, यहाँ पर कोई ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, ये क्या करेगी, इसी कंपनी को क्या करेगी, इसको परचेस कर लेगी। तो इस केसेस में इसका जो मिलन हो जाता है यहाँ पे, इस छोटी कंपनी का यहाँ पे बड़ी कंपनी में वो मिल जाती है, तो इस केसेस को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी हम बात करें सब विलयन। अब तीसरे केसेस में दोस्तों क्या होता है, तीसरा केसेस आप लोगों का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और आप लोगों का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम उस केसेस में कहते हैं जब कोई कंपनी लिक्विडेशन की तरफ चल रही होती है, उसका लिक्विडेशन होने वाला होता है, तो इस केसेस में क्या करती है, जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर, आई होप आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे डेट, इक्विटी और आप लोगों का लॉन्ग टर्म जो भी लोन होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो इसको क्या करेगी, इसको रिवाइज करती है, इसमें क्या करेगी, परिवर्तन करेगी, स्ट्रक्चर को परिवर्तन करेगी, साथ ही जो उसके शेयर होंगे अपने डेट वालों से बोलेगी कि भैया यहाँ पे बाहरी लोगों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, वही लोग आपस में क्या करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं। मान लेते हैं अगर उनके शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो कंपनी कहेगी भैया हमारी कंपनी जो है लिक्विडेशन होने वाली है, आप लोग क्या करें, ये 100 रुपये की जो वैल्यू है इसको आप लोग जो है हम इसे आप लोगों को 50 का ही पे कर पाएंगे, और जैसे ही हम लोग ग्रो करेंगे उस हिसाब से आप लोगों का पेमेंट, इसका वैल्यू बढ़ती रहेगी या बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर वो जब लोग मान जाते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, देखिए जब कंपनी लिक्विडेशन होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना मिले कंपनी को, जो शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर होते हैं, कि लिक्विडेशन हो गई, दिवालिया हो गई, तो वो लोग एक सोल्यूशन निकालते हैं और इसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को। जैसे मान लीजिए कई प्रकार के भी शेयर जारी करे हों, कोई हो सकता है 10 रुपये का शेयर हो, 100 रुपये का शेयर हो, 200 रुपये का शेयर हो, तो उन्हें कंज्यूम करके एक शेयर लिमिट करेंगे और सबको जो है कन्वेंस करके क्या करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से तैयार करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसमें कंपनी का कोई भी समापन नहीं होता है। तो और क्या करती है उस केसेस में, ये कहलाता है आप लोगों का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है दोस्तों, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हमने बोला कोई एक कंपनी होती है और वो अपने आप को क्या कर देती है, वो कहेगी भैया हम जो है लिक्विडेट हो चुके हैं, और वो कंपनी आपको जो है न्यू नेम से आ जाती है। तो यहाँ पर कोई इस केसेस में यहाँ पर कोई ये कंपनी को बंद किया जाता है और एक नई कंपनी बन जाती है, ठीक है। याद रखेंगे मैंने बोला यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे एक केसेस ये होगा कि कंपनी लिक्विडेशन की हालत में है और वो कंपनी क्या करेगी, उसकी छवि बहुत ख़राब हो चुकी है, तो वो क्या करेगी, इस कंपनी को बंद करेगी और उसको न्यू कंपनी में एक न्यू कंपनी बनाएगी, बी कंपनी, और काम वही होगा। और वो कहेगी भैया अब हम अपने जो हमारी जो कंपनी है वो एक नई कंपनी के रूप में आएगी। तो एक ही कंपनी दूसरी कंपनी जब खोलती है, अपने नाम को चेंज कर देती है जो है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों याद रखेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर कोई एक कंपनी का समापन होता है और ऐसी दूसरी कंपनी को बेचना जिसका निर्माण ही इसको करने के लिए होता है, तो इसको ही कहा जाता है आप लोगों का क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आप लोग सारी चीज़ें इनको रिवाइज कर लीजिएगा। एमलगमेशन में क्या होता है, दो कंपनियां मिल जाती हैं, सेम आप लोगों का सेम जब उनका प्रोडक्ट होता है या प्रोडक्शन उनका सेम होता है। ऑब्जर्वेशन में छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को हायर कर लेती है। इंटरनल में वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करती है, दोबारा से रिव्यू करती है, यानी उसको दोबारा जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसको दोबारा से रिवाइज करती है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल में क्या करती है, एक ही कंपनी बंद होकर अपने नए नाम से दोबारा से अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। दोस्तों जब कोई
जब कोई भी ऐसा व्यवसाय या फिर उद्यम हम लोग बात करें, जब एक या दो लोग उसे मिलकर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर लोगों का मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है। और ये जो अकाउंट का जो नेचर है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ये भी याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे को, इनकम टैक्स लिव्ड इन इंडिया फर्स्ट विच द फॉलोइंग, यानी दोस्तों जो भारत में सबसे पहले आयकर किसने लगाया था। दोस्तों याद रखेंगे, जो सबसे पहले जो इनकम टैक्स लगाया गया था या फिर हम बात करें आयकर लगाया गया था, वो लगाया गया था सर जेम्स विल्सन ने। और ये कब लगाया गया था, ये भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। वो लगाया गया था 1860 में। और यहाँ पे को ये जो इफेक्टेड हुआ था या लागू कब हुआ था, ये भी डेट पूछी जाती है दोस्तों, याद रखेंगे। इसको 24 जुलाई 1860 में इसको जो है लागू कर दिया गया था। और लाया ये गया था फेब 1860 में। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये हमने पूरे किए आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। अगर आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसके 100 के 100 क्वेश्चनों को डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये टॉप 10 क्वेश्चन कैसे लगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग वो भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को कहीं पर कोई कमी लगती है तो वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम लोग उसमें सुधार करें अगले जब भी हम लोग वीडियो बनाएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।